हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि आयकर विभाग ने फ्रीज किया पार्टी का खाता। ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें बताया था कि चुनावी बॉन्ड जो प्रक्रिया थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी अब 6 मार्च तक पूरी जानकारी पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होगी कि उन्होंने कहां से चंदा इकट्ठा किया है, किसने कितना दिया है। उसके बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इसे जारी करेगा कि किस व्यक्ति ने कितने लाख का बॉन्ड खरीदा है। इन सभी बातों को सार्वजनिक करना होगा। ये योजना यानी चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में एनडीए गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की थी। उसके बाद से ये प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि इसको चुनाव में पारदर्शिता यानी कि चुनाव में जो चंदा इकट्ठा होता है, ब्लैक मनी यूज ना हो पाए, इसलिए लाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके माध्यम से ही ब्लैक मनी का यूज हो रहा है। चुनावी बॉन्ड खूब खरीदा जा रहा है ताकि जो ब्लैक मनी है उसको खपाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। अब उसके बाद अगले ही दिन कांग्रेस पर एक और वार हुआ है कि आयकर विभाग ने इनके जो अकाउंट हैं उनको फ्रीज कर दिया है और इन पर 115 करोड़ रुपए का पहले तो जुर्माना लगाया गया था जिसको बढ़ाकर 210 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जो ये 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो मामूली धाराओं में लगाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी राशि लगाना ये कहीं ना कहीं पक्षपात है। न्यायाधिकरण अंतिम फैसला सुनाने से पहले मामले पर अगले बुधवार को फिर से सुनवाई करेगा। और खरगे ने बताया कि लोकतंत्र पर हमला है ये और न्यायपालिका से बहुदलीय लोकतंत्र बचाने की अपील की है। इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पार्टी के बैंक खाते को 5 वर्ष पुराने रिटर्न से जुड़ी त्रुटियों पर लगाए जुर्माने की वसूली के लिए फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि आम चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रीज कर देना देश में एक दलीय लोकतंत्र लाने की खतरनाक कोशिश हो रही है और न्यायपालिका को हस्तक्षेप इसमें करना चाहिए। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद भाजपा के खाते फ्रीज कर दिए जाने चाहिए थे, मगर आयकर विभाग को विपक्ष के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए हम ऑनलाइन दान से जुटाए करीब 25 करोड़ रुपए भी खाते फ्रीज होने के कारण खर्च नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से पार्टी अपना कोई कामकाज संचालित नहीं कर पा रही है। आयकर विभाग ने हास्यास्पद आधार पर बनाए हुए 2018-19 से जुड़े मामले में जिन 2 आधार पर खाते फ्रीज किए हैं उनमें पहला कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने में 40 से 45 दिनों की देरी है। 2019 चुनावी वर्ष था वो, इसलिए पार्टी ने 199 करोड़ रुपए की रसीदें जमा की थी जो चुनाव में खर्च की गई है। चुनाव इस राशि में से 14.40 लाख रुपए कुछ कांग्रेस सांसदों और विधायकों ने अपने वेतन से नगद जमा किए थे। रिटर्न में देरी और नगद जमा करने के कारण आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए का कांग्रेस पर जुर्माना लगाते हुए वसूली के लिए खाते को फ्रीज कर दिया है। वहीं पर आयकर विभाग ने बोला है कि ये जो खाते फ्रीज नहीं किए गए हैं, 115 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं ताकि 210 करोड़ रुपए की उगाही की जा सके। इनके अकाउंट में 115 करोड़ ही थे, इसलिए इसी को फ्रीज किया गया है। अगर 210 होते तो 210 फ्रीज किया जाता। तो ये आरोप गलत है कि अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये रकम फ्रीज की गई है ताकि इसका भुगतान किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मोदी का विरोध ही कांग्रेस का एजेंडा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति में फंस गई है कांग्रेस। जनता के आशीर्वाद से एनडीए अब की बार होगा 400 के पार। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जय श्री राम बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स की आधारशिला रखी है। हरियाणा से भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रचार की गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का एजेंडा साफ किया कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। वो नरेंद्र मोदी के कार्यों, भाजपा के कार्यों या फिर केंद्र सरकार अगर गरीबों के लिए उत्थान का कोई कार्य करती है तो उसका विरोध ही उनका मुख्य एजेंडा रह गया है। परिवारवाद में फंसी हुई है कांग्रेस। सिर्फ परिवार को बढ़ाना चाहती है, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहती है, लेकिन उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा
देना इनकी सोच है। सेना और सैनिकों दोनों को कमज़ोर करने की इनकी कोशिश रहती है। ये बातें याद रखना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की टीम, नेता, नीयत और निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। इसमें भ्रष्टाचार और बर्बादी के साफ संकेत दिखते हैं। यानी उन्होंने एक तरीके से आह्वान किया कि वो कांग्रेस को वोट ना दें जनता से। पुलिस ने भाजपा के केंद्रीय दल और कांग्रेस नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका है। राज्यपाल से की मुलाकात धारा 144 का हवाला देकर रोका गया। अन्नपूर्णा का आरोप, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पुलिस ने भाजपा सांसदों के एक केंद्रीय दल और कांग्रेस नेताओं को शुक्रवार को बंगाल के संदेश खाली का दौरा करने से रोक दिया। वहां ग्रामीणों, महिलाओं पर तृणमूल नेताओं के कथित अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि पुलिस ने धारा 144 के तहत लागू की गई निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए केंद्रीय दल को जाने की अनुमति नहीं दी। रास्ते में रोके जाने के बाद भाजपा का 6 सदस्यीय दल धरने पर बैठ गया। पुलिस ने उनके साथ भी हल्की धक्का मुक्की भी हुई और संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। अब 15 मार्च तक जारी रहेंगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं। देखिए, आरबीआई ने ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खाते और वॉलेट में पैसे जमा करने या अन्य सेवाओं के कार्य करने की अवधि बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया है। इसी वर्ष 31 जनवरी को आरबीआई ने पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को अपने ग्राहकों को 29 फरवरी के बाद से बचत या चालू खाते में जमा स्वीकार नहीं करने, वॉलेट, प्रीपेड कार्ड या फास्टैग में किसी भी प्रकार के टॉपअप या रिचार्ज न करने के लिए कहा था। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम की प्रमोटर कंपनी 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के खातों के संचालन पर 29 फरवरी 2024 के बाद से रोक लगी हुई है। बैंक को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि वह ग्राहकों को उनकी राशि निकालने की सुविधा जारी रखे और उसमें ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, फसल पैटर्न बदलकर किसान हो सकते हैं समृद्ध। खेती का भविष्य सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही नहीं सुधर सकता है। लागत में कमी एवं किसानों की आय में वृद्धि के लिए किसानों को स्वयं आगे बढ़कर कृषि पैटर्न में परिवर्तन लाना होगा। धान, गेहूं जैसी परंपरागत फसलों से समृद्धि की बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। आय बढ़ानी है तो समेकित खेती की ओर जाना होगा। पशुपालन और मछली पालन के साथ ही मोटे अनाज, दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलों पर भी फोकस करना होगा, जिसकी मांग भी ज़्यादा है और दाम भी। पिछले 5 वर्षों के दौरान कई किसानों ने सरकारी सहायता एवं अपनी सघन मेहनत से खेती के तरीके में नवीनता लाकर दूसरों को प्रेरित किया है। अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर के 75,000 ऐसे किसानों की सफलता की गाथा गथी है, जिन्होंने प्रशिक्षण एवं उत्तम प्रबंधन के सहारे घाटे की खेती को मुनाफे का कारोबार बना दिया। कई ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी में 100% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। कई ने तो 400% से भी ज़्यादा मुनाफे का रिकॉर्ड कमाया है। इन सफल किसानों ने जो पाया वह अपने संघर्षों, प्रयासों और सरकारी सहायता के माध्यम से पाया है। नई तरकीब से खेती का प्रशिक्षण लिया है, बेहतर बीज, सिंचाई तकनीक और प्रयोग की निरंतरता के साथ संघर्ष किया है और सफलता की कहानी लिख दी है। पहले खुद तरक्की की और अब दूसरों को भी राहत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार शाम लगभग 3:45 बजे एक्स पर पोस्ट में लिखा कि विधानसभा में आज मैं विश्वास मत रखूंगा। उसके कुछ देर बाद उन्होंने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया और वह दिखाना चाहते थे कि इस बार भी दिल्ली में भाजपा का ऑपरेशन लोटस असफल रहा है। हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा और सभी हमारे साथ हैं। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने मुख्यमंत्री के विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शनिवार को सदन में इस पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। पुस्तकों पर चर्चाओं में भी जुट रही पाठकों की भीड़।
विश्व पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर कोई उत्साह के साथ यहां पहुंच रहा है और मनपसंद पुस्तकें खरीद रहा है। मेला बच्चों से लेकर युवाओं को भी आकर्षित कर रहा है। युवाओं की रुचि साहित्यिक किताबों के प्रति अधिक दिख रही है। इसके साथ ही पुस्तकों पर हो रही लेखकों द्वारा चर्चा को सुनने के लिए भी पाठकों की भीड़ देखने को मिल रही है। शुक्रवार को सबसे अधिक युवाओं की भीड़ चर्चा केंद्रों पर ही देखने को मिली, यानी कि जो भीड़ है इस बार बच्चे युवा सभी इसमें भाग ले रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था, सिर्फ पुस्तक खरीदते थे और चले जाते थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, काले धन के इस्तेमाल की आशंका से आयोग सतर्क। देखिए, चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब सत्ता के गलियारे में इस बार के चुनाव में काले धन का इस्तेमाल बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वर्ष 2017 से पहले जिस प्रकार से चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल होता था वह व्यवस्था फिर से वापस आ सकती है। दरअसल पूर्व की तरह चंदा का 80 से 90% फिर से अनाम स्रोत से ही आएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। सूत्रों के अनुसार चुनावी बॉन्ड लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि चुनाव में खर्च होने वाला पैसा कालाधन न हो। लोग बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को देते थे। वर्ष 2017 से पहले चुनाव में उम्मीदवार की तरफ से कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति उनके विज्ञापन से लेकर अन्य खर्च का जिम्मा ले लेता था और अपने काले धन का इस्तेमाल उसमें करता था। फंडिंग करने वालों को कई बार स्थानीय स्तर पर उन नेताओं से खतरा भी मोल लेना पड़ता था जिनके लिए वे खर्च नहीं करते थे। चुनावी बॉन्ड के जरिए फंड देने वालों के नाम की गोपनीयता रखी जाती थी और स्थानीय स्तर पर किसी दूसरे नेता या पार्टी को कोई खतरा नहीं रहता था। चुनावी बॉन्ड इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया गया है कि इसमें मतदाताओं को फंडिंग के स्रोतों की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि बेनाम स्रोत से मिलने वाले फंड में भी मतदाताओं को इसकी जानकारी नहीं मिलती है। राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की सीमा तय करने की उठी चर्चा। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे और उपहारों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। यह स्थिति तब है कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की एक अधिकतम सीमा तय कर रखी है। ऐसे में सवाल है कि फिर यह पैसे और उपहार कहां से आ रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस चुनौती से निपटने के लिए प्रत्याशियों के साथ ही अब राजनीतिक दलों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया है। अभी चुनाव में दलों के खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकियों के प्रशिक्षण में नहीं हो, विक्रम मिस्त्री। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में सम्मेलन को किया संबोधित, कहा अफगानिस्तान में अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री ने शुक्रवार को कहा कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद से जुड़े आतंकवादियों को प्रशिक्षण और आश्रय देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। वह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के सचिवों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठी क्षेत्रीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मिस्त्री ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए भारत की जो तात्कालिक प्राथमिकताओं में मानवीय सहायता प्रदान करना, समावेशी और जो प्रतिनिधि सरकार का गठन सुनिश्चित करना, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना प्रमुख तौर पर शामिल है। हाइब्रिड मोड में CUET देंगे विद्यार्थी, समय से होगा विश्वविद्यालयों में प्रवेश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC इस बार हाइब्रिड मोड में CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। इससे जून के पहले और दूसरे सप्ताह में समाप्त तक प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ CUET में शामिल राज्य विश्वविद्यालय समय से छात्रों का प्रवेश कर पाएंगे। विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में यह बात UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET अनिवार्य है। राज्य विश्वविद्यालयों को भी
इसमें शामिल होने के लिए पत्र लिखा गया है। केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने से छात्रों को असुविधा होती थी। अब हाइब्रिड मोड में सभी प्रमुख विषयों के में पेपर पेन यानी कि OMR शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। सभी केंद्रीय स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए बताया गया कि विश्वविद्यालयों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू किया गया है। 15 समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मिली है मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री विमान सहित 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण की खरीद को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। DAC ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें नई पीढ़ी की टैंक रोधी माइन्स, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले टारपीडो, मध्यम दूरी की समुद्र टोही व बहुउद्देशीय समुद्री विमान, फाइटर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट तथा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 9 समुद्री टोही विमान और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 समुद्री गश्ती विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीयों से NRI के विवाह पर व्यापक कानून की सिफारिश। देखिए, विधि आयोग ने जो अनिवासी भारतीय यानी कि NRI और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह के मामले में बढ़ती धोखाधड़ी को चिंताजनक बताया है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने और ऐसी शादियों के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी ने विधि मंत्रालय को अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। न्यायमूर्ति अवस्थी ने कहा कि आयोग की राय है कि प्रस्तावित केंद्रीय कानून NRI और भारतीय मूल के निवासी जो प्रवासी हैं विदेशी नागरिक के भारतीय नागरिकों के साथ विवाह से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। महिला कैदियों से जुड़े पहलुओं पर जिला समितियों का सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गरीबों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करें वकील। प्रधान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा समकालीन भारतीय राजनीति में वकीलों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वकालत क्लाइंट के लिए स्टे ऑर्डर या जमानत तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण में वकीलों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हाशिए पर कमजोर समुदाय को मुफ्त कानूनी सेवाओं में वकीलों को भूमिका निभानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने यह आह्वान शुक्रवार शाम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोली है। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सभागार में वकीलों और कानून के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि साहित्य, कला, संस्कृति और परंपरा को समेटे प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उपहार जैसा है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय वकीलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की तरह काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है बिखराव के कगार पर INDIA। देश में मजबूत विकल्प की आस जगाने वाले विपक्षी गठबंधन में इतनी जल्दी बिखराव के लिए कांग्रेस ही अधिक जिम्मेदार दिख रही है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह द्वारा। देखिए, मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने, हालांकि इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं आर्टिकल में कुछ इन्होंने अगर इंपॉर्टेंट बताया है तो। बेदखल करने के वादे और इरादे के साथ बना 2 दर्जन से भी ज़्यादा विपक्षी दलों का मोर्चा इंडिया 7 महीने में ही बिखर गया, मतलब बिखराव के कगार पर है। कभी इसके सूत्र कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर NDA में लौट आए हैं, तो जयंत चौधरी भी उससे अलग हो गए हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसा कर रही है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव द्वारा 11 सीटें देने की एक तरफा घोषणा के अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस फिर बसपा के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन वाले बड़े राज्यों में 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र ही बचा है। वहां से बिखराव की खबर तो अभी तक नहीं आई है, पर सीट बंटवारे पर टकराव किसी से छिपी बात नहीं है। बेशक विपक्षी गठबंधन की कवायद में कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में नहीं थी, शायद इसलिए भी
कि उसे विपक्षी दलों के बीच अपना स्वीकार्यता को लेकर संदेह था। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव जैसे जो भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी का जो एक राग अलापते रहे हैं पार्टियां, वो पहले तो इसमें शामिल हुए, लेकिन अब जब उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस का खुद में बिखरी हुई है, उनकी पार्टी के अंदर कोई एकजुटता नहीं है, तब ये लोग अलग हुए। कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों ही अपने आप को ज़्यादा चतुर समझकर दांव चल रहे थे। जैसे ही गठबंधन का नामांकन हुआ और अघोषित रूप से ही सही कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका का संदेश गया, वह इंडिया को ठंडे बस्ते में डालकर नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में जुट गई। कांग्रेस ने तर्क दिया कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। उनकी मंशा थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल कर अन्य घटकों को अपने इशारों पर नचाया जाए, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस तेलंगाना तो जीत गई, पर हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में उसे करारी हार मिली। लंबे तल्ख रिश्तों के बाद कांग्रेस और आप में संपर्क संवाद हुआ, मगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ ही दिल्ली में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में तो आप उपस्थिति नाम मात्र है, पर पंजाब, दिल्ली में वह सत्तारूढ़ है, जहां से लोकसभा के लिए कुल 20 सदस्य चुने जाएंगे। एक सदस्य चंडीगढ़ से भी चुना जाता है, जहां कांग्रेस आप मिलकर भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अकेले दम पर भाजपा को रोकने की सोचना कांग्रेस के लिए एक तरीके से स्वप्न है। एक संभावित सशक्त विकल्प को उसकी सातिर राजनीति ने खुद बिखराव के कगार पर ढकेल दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य दर राज्य इंडिया के बिखराव से कांग्रेस अपना कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहती है, इस पर सवाल जवाब कांग्रेस से मांगा जाता रहेगा। रोजगार बाजार में नई संभावनाएं। देखिए, तेजी से बढ़ती आर्थिकी के चलते जो विश्व भर में उद्यमियों और प्रवासी भारतीयों के कदम भारत की ओर बढ़ रहे हैं, उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। और यह आर्टिकल लिखा है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक जयंती लाल भंडारी द्वारा। हाल में रोजगार मेले के तहत भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक जो कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा जो एनडीए सरकार है पिछले 10 साल में पूर्ववर्ती यानी यूपीए सरकार की तुलना में युवाओं को ज़्यादा नौकरी दे रही है, 1.5 गुना ज़्यादा नौकरी देती है। 10 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां की गई हैं, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 5,11,000 से ज़्यादा नियुक्तियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए क्षेत्रों में अवसर खुले हैं। डिजिटल कौशल और तेज आर्थिक विकास के कारण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख से ज़्यादा पहुंच रही है। इसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में है। देश की नई प्रतिभाशाली पीढ़ी के बल पर भारत स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समर्थवान देश के रूप में सफल स्थापित हो रहा है। स्पष्ट है कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया के अनेक विकसित और विकासशील देशों में कार्यशील युवाओं की कमी का संकट है, तब भारत अपनी कुशल युवा आबादी के साथ रोजगार बाजार में नई संभावनाओं वाले देश के रूप में उभरा है। भारत की करीब 50% जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है, वहीं 25.4 करोड़ आबादी 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की है। भारत की 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। भारत की संभावनाओं और तेजी से बढ़ती आर्थिकी के महत्व को समझते हुए विश्व भर के उद्यमियों और प्रवासी भारतीयों के कदम भी भारत की ओर बढ़ रहे हैं। नेस्कॉम के पूर्व चेयरमैन सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि देश की विकास गाथा में शामिल होने के लिए अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर से भारतीय उद्यमी वापस अपनी मातृभूमि की ओर लौट रहे हैं। ये अपनी पूंजी और विदेशों में अर्जित कौशल से रोजगार के नए मौके भी निर्मित कर रहे हैं। वैसे भी रोजगार की नई संभावनाओं के मद्देनजर नई शिक्षा नीति से युवा आबादी को नई आर्थिक संभावनाओं के हिसाब से ढाला जाना जरूरी है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर ये जो पहली न्यूज़ है कि खाते में पैसा उपलब्ध रहने तक जारी रहेगी निकासी।
ये क्वेश्चन आंसरिंग है जो पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से जारी की गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 15 मार्च तक जो डेट बताई गई है, या तो आप उससे पहले निकासी कर लीजिए, लेकिन जमा मत करिए। एक महीने बाद फिर 22,000 पर NSE, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। गो फर्स्ट खरीद सकते हैं स्पाइस जेट के चेयरमैन। देखिए, स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीद सकते हैं। उन्होंने BGV एयरवेज के साथ मिलकर गो फर्स्ट को खरीदने के लिए निविदा जमा की है। इसके अलावा UAE की स्काई वन ने भी गो फर्स्ट एयरलाइंस को खरीदने के लिए निविदा जमा की है। तो बिजनेस पेज में और कोई न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस करें। उसके बाद युद्ध स्किप करेंगे और भारतीय छात्रों पर हमले रोकने को कड़ी मेहनत कर रहा बाइडेन प्रशासन। देखिए, व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका जो प्रशासन है भारतीय और भारतवंशियों छात्रों पर हमले रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अमेरिकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार के समन्वयक हैं जॉन किर्बी ने ये घोषणा की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीयों और भारतीय अमेरिकी छात्रों पर हो रहे हमलों के बीच ये खबर आई है। जॉन किर्बी ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि निश्चित रूप से नस्ल, लिंग, धर्म या किसी अन्य करार पर आधारित हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं है। अमेरिका भारत के बीच सहयोग बढ़ाने को क्वाड बिल पारित। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित किया है। यह जो बाइडेन प्रशासन को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप स्थापित करने का निर्देश देता है। क्वाड एक बहुपक्षीय ढांचा है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता है। साथ ही सदन ने चीन तिब्बत विवाद विधेयक भी पारित किया है, जो तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे तिब्बत चीन विवाद को हल करने के लिए चीनी सरकार पर दबाव डालने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करेगा। चलिए, तो ये आज का, और ये रविचंद्र अश्विन 500 टेस्ट विकेट ले लिए हैं उन्होंने, और कुंबले के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। और देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं वो मुथैया मुरलीधरन के हैं, जिन्होंने 133 मैचों की 230 पारियों में 800 विकेट लिए हुए हैं। उसके बाद शेन वॉर्न हैं, जिन्होंने 145 मैच में 708 विकेट लिए हुए हैं। उसके बाद जेम्स एडरसन हैं, जिन्होंने 185 मैचों में 696 विकेट लिए हुए हैं। फिर अनिल कुंबले 619, स्टुअर्ट ब्रॉड 604, ग्लेन मैकग्राथ 563, कोर्टनी वॉल्स 519, नॉर्थन लियोन 517 और रविचंद्र अश्विन जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। तो ये आज का यानी 17 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।